हेलो बच्चा लोग, तो आप सभी का स्वागत हमारे इस चैनल रेल वाले भैया में। फाइनली मैं ला चुका हूँ आप सभी के लिए और धमाकेदार वीडियो। और इस धमाकेदार वीडियो में हम सभी जो है रेलवे एनटीपीसी 2025 का जो कि 18 तारीख यानी कि आज के दिन दोस्तों जो भी ऑल शिफ्ट के क्वेश्चंस आए हैं उसको सारा कवर करेंगे दोस्तों। तो आज के इस वीडियो में बने रहिए, वीडियो को लाइक एंड चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए क्योंकि दोस्तों बहुत ज्यादा लेट हो चुका है, इसलिए दोस्तों फटाफट वीडियो को शूट करते हैं बिना कोई देरी किए। सो फाइनली दोस्तों पहला क्वेश्चन जो आया था आज के शिफ्ट 1 में, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं कि 38वें राष्ट्रीय खेल 2025 का आयोजन किस राज्य में किया गया। आपसे उत्तर हो जाएगा उत्तराखंड में। ठीक है, क्वेश्चन बार बार रिपीट किया जा रहा है तो ये आपको याद रखना। ठीक है, इसके विवरण की तरफ बढ़ते हैं। आपको बता दें कि भारत के 38वें राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी उत्तराखंड में ने की है और राष्ट्रीय खेल बाद में आयोजित होने वाली सबसे बड़ी बहुखेल प्रतियोगिता जिसमें कि विभिन्न राज्यों में एथलीट के हिस्सा लेते हैं। ठीक है, अगला सवाल आप सभी का कि स्वतंत्र भारत में किसी राज्य की पहली महिला राज्यपाल कौन थी। तो आपसे उत्तर सरोजिनी नायडू थी। ये क्वेश्चन रिपीटेड है, हर शिफ्ट में पूछा जा रहा था, ये हर शिफ्ट में पूछा भी गया है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जैसे कि क्या दिया हुआ, सरोजिनी नायडू जिन्हें भारत कोकिल यानी द नाइट एंजल ऑफ इंडिया कहा जाता है। 1947 से 49 तक जो उत्तर प्रदेश के राज्यपाल रहे। और ये थोड़ा सा गड़बड़ है यहाँ पे, थोड़ा सा मतलब डेट को भूल जाए, डेल गड़बड़ दिया गया। ठीक है, तो ये बार राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बनने वाली पहली महिला भी थी। ठीक है, ठीक है, आगे बढ़ता अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या है आपका, अनुच्छेद से आपको हर एक सवाल आपको हर शिफ्ट में देखने को मिलेगा क्योंकि दोस्तों ये इस शिफ्ट मतलब इससे क्वेश्चन आते भी है। ठीक है, तो आपको बताते हैं कि क्या सवाल है कि भारतीय संविधान में कौन सा अनुच्छेद पर्यावरण के संरक्षण तथा संवर्धन से संबंधित। तो आपसे उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद 48A में दोस्तों आप सभी को जो है अनुच्छेद पर्यावरण के संरक्षण और संवर्धन से संबंधित आपको मिलेगा। ठीक है, अब जरा आगे बढ़ता अगला देखते हैं इसका क्या हिसाब है विवरण में। तो अनुच्छेद 48A राज्य की नीति नीतिशक तत्वों का हिस्सा है और इससे 42वें संशोधन के 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा इसे जोड़ा गया है और यह राज्य को पर्यावरण की रक्षा और सुधार करने और देश के वनों और वन्य जीवों की रक्षा करने का निर्देश देता है। ठीक है, अब आगे बढ़ता अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल का आप सबको किस मौर्य शासक को अमित्रघात यानी शत्रुओं का नाश करने वाले के नाम से भी जाना जाता है। तो आपसे उत्तर हो जाएगा बिंदुसार को दोस्तों अमित्रघात यानी शत्रुओं का नाश करने वाले के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, इसके बारे में और विवरण जानते हैं तो आपको बता दें बिंदुसार जो मौर्य साम्राज्य के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र और सम्राट अशोक के पिता हैं और यूनानी लेखों में उन्हें अमृतोकेटस भी कहा गया जो संस्कृत शब्द का अमृत घाट से लिया गया। ठीक है, अगला सवाल बनता है आप सभी को, फटाफट देखते हैं। अगला सवाल क्या है कि विश्व व्यापार संगठन WTO का मुख्यालय कहाँ स्थित है। आपसे उत्तर जिनेवा स्विट्जरलैंड में स्थित बच्चों। ठीक है, अब जरा अगला इसका विवरण देखते हैं तो आपसे बता दें कि विश्व स्वास्थ्य संगठन जिसका स्थापना 1995 में हुई थी और यह राष्ट्रों के बीच व्यापार के व्यावसायिक नियमों से संबंधित और इसका मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में। ठीक है, जहां रियल शूटिंग हुई थी। अगला सवाल बनता है आप सभी का मानव रक्त का जो है पीएच मान कितना होता है। आपसे बताना तो मानव रक्त का पीएच मान जो है 7.4 डिग्री होता है और आपको बता दें कि मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है 7.5 डिग्री। जरा इस बारे में और विवरण डाल लेते हैं क्या है। तो आपसे बता दें कि पीएच मान किसी विलयन की अम्लता या क्षारीयता को मापता है और 7 से कम पीएच मान 7 से कम अगर होगा तो पीएच मान अम्लीय होगा, 7 होगा तो उदासीन होगा और 7 से अधिक होगा तो क्षारीय होगा। तो ठीक है, 7.4 पीएच मान दर्शाता है कि रक्त थोड़ा क्षारीय यानी एल्कलाइन होता है, याद रखना आप सभी। ठीक है, अब जरा आगे बढ़ते अगला सवाल देखते बच्चों। अगला सवाल है आप सभी का कि एक हॉर्स पावर यानी कि 1 HP बराबर कितने वॉट के बराबर होता है। आपसे बता 746 वॉट के बराबर ये होता है बच्चों। ठीक है, इस बारे में और थोड़ा डिटेल जानते हैं तो आपसे बता दें कि हॉर्स पावर यानी कि अशक्ति को मापने की एक इकाई है और एक मैट्रिक हॉर्स पावर जो है लगभग 735.5 वॉट के बराबर होता है और जबकि एक मैकेनिकल हॉर्स पावर ठीक 746 वॉट के बराबर होता है। परीक्षाओं में आमतौर पर 746 ही सही माना जाता है, याद रखना। ठीक है, और सवाल बनता है आप सभी का कि हिंद स्वराज नामक पुस्तक किसने लिखी थी। तो आपसे महात्मा गांधी ने दोस्तों हिंद स्वराज नामक पुस्तक लिखी थी। ठीक है, आपको बता दें कि महात्मा गांधी जो है यह पुस्तक 1909 में लिखी तो उन्होंने स्वराज आधुनिक सभ्यता और मशीनीकरण पर अपने विचार व्यक्त किए हैं। ठीक है, अगला शिफ्ट 2 से क्या क्वेश्चन है वो देख लेते हैं। तो WPL यानी कि WPL का खिताब 2025 किसने जीता। आपसे यार इसका उत्तर भी गलत दिया हुआ। WPL का खिताब जो जीता है वो मुंबई इंडियंस ने जीता है। यहाँ पर थोड़ा सा उत्तर गलती है तो आप यहाँ पर सही कर लीजिएगा, मुंबई इंडियंस ने जीता है दोस्तों। ठीक है, याद रखना आपसे मुंबई इंडियंस ने दोस्तों जीता है ये तीसरा खिताब। ठीक है, दिल्ली कैपिटल्स को हरा कर जीता। ठीक है, ये थोड़ा हर चीज सब कुछ गलत दिया हुआ। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं क्या भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा था। आपसे टिहरी बांध जो है आप सभी का सबसे ऊंचा बांध है। ठीक है, टिहरी बांध के बारे में और जानते हैं तो आपसे बता दें कि टिहरी बांध जो है उत्तराखंड में भागीरथी नदी पर स्थित है और यह 260.5 मीटर की ऊंचाई के साथ भारत का सबसे ऊंचा और दुनिया का सबसे ऊंचे बांधों में से एक है। ठीक है, अब जरा अगला देख लेते अगला क्या है कि संविधान का अधिकार को किस संविधान से मौलिक अधिकारों की सूची से हटा दिया गया। तो आपसे उत्तर हो जाएगा यहाँ पर
44वें संविधान संशोधन के द्वारा इसको हटा दिया गया। तो आपको बताते 44वें संविधान अधिनियम 1978 द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों के इनके अनुच्छेद 31 की सूची से हटाकर अनुच्छेद 301 के तहत एक कानूनी अधिकार बना दिया गया था। याद रखना आप, ठीक है। अगला सवाल बनता है आप सभी का, जैसे यहाँ देख सकते हैं कि विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है। तो आपको तो रिकेटस जो है विटामिन बी की कमी से होता है बच्चों, ठीक है। अब इसके बारे में जानते हैं तो विटामिन डी की कमी से बच्चों में जो हड्डी कमजोर और विकृत होता है और इसे रिकेटस कहते हैं। अब ऐसों में इसकी कमी से ऑस्ट्रेलियोमेलेसिया नामक रोग होता है और सूर्य का प्रकाश विटामिन डी का सबसे अच्छा प्राकृतिक स्रोत है। याद रखना, ठीक है। और सवाल बनता है बच्चों आपसे, बंगाल का विभाजन जो है किस वर्ष और किस वायसराय कार्यकाल में हुआ था। तब से उत्तर है 1905 में। दोस्तों ये लॉर्ड कर्जन के कार्यकाल में हुआ था, ठीक है। आपको बता दें कि वायसराय लॉर्ड कर्जन ने प्रशासनिक सुविधा का हवाला देकर 1905 में, ठीक है, 1905 में बंगाल का विभाजन किया, लेकिन इसका मुख्य उद्देश्य हिंदू मुस्लिम एकता को तोड़ना और राष्ट्रवादी आंदोलन को कमजोर करना था। याद रखना, ठीक है। अगला सवाल बनता है आप सभी का, हंसाने वाली गैस यानी कि लाफिंग गैस का रासायनिक नाम क्या था। उसको बता नाइट्रिक ऑक्साइड जो है लाफिंग गैस का वो क्या बोले सूत्र है, ठीक है। आप सबको बता इसका सूत्र क्या होता है N2O। दोस्तों इसका जो है वो नाइट्रिक ऑक्साइड का सूत्र होता है और एक रंगहीन और गैर जॉन्सिल गैस है जिसे सूंघने का उत्साह और हंसी की अनुभूति थी। इसका उपयोग चिकित्सा में एनेस्थेटिक और दर्द निवारण के रूप में भी किया जाता है। शिफ्ट 3 क्या क्वेश्चन है वो देख लेते हैं। तो आप सबको यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ स्थित है। आप सबको होगा पेरिस फ्रांस में ये स्थित है, ठीक है। आपको बता दें कि यूनेस्को जो है वो संयुक्त राष्ट्र शैक्षणिक वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन संयुक्त राष्ट्र का एक विशेष निकाय है और इसका उद्देश्य जो है शिक्षा विज्ञान और संस्कृति के माध्यम से शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देना है, ठीक है। अगला सवाल बनता है आप सभी का कि भारत की सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य कौन सा है। आप सभी को उत्तर है गुजरात, ठीक है। ये भी क्वेश्चन रिपीटेड होता है, ठीक है। इसके बारे में आप जाने तो आपको बता दें कि गुजरात की जो तटरेखा लगभग 1600 किलोमीटर लंबी है जो भारत के सभी राज्यों में सबसे अधिक और इसके बाद आंध्र प्रदेश का नंबर आता है, ठीक है। अगला सवाल बनता है आपसे 2025 में एशियाई शीतकालीन खेलों का आयोजन किस देश में हुआ। तो आपसे उत्तर होगा चीन में। दोस्तों एशियाई शीतकालीन खेलों का आयोजन हुआ है, ठीक है। तो देख लेते हैं क्या थे, आपको बता दें कि 90वें एशियाई शीतकालीन का आयोजन जो फरवरी 2025 में चीन के हार्बिन शहर में किया गया था। याद रखना, ठीक है। अगला सवाल बनता है आप सभी का कि प्लासी का युद्ध जो है कब और किसके बीच लड़ा गया था। आपसे उत्तर हो जाएगा ये जो रिपीटेड क्वेश्चन है। तो आप सभी को बता दें इसका उत्तर 1757 जो ब्रिटिश इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब के बीच ये युद्ध लड़ा गया था, ठीक है। आपको बता दें ये युद्ध जो है 23 जून 1757 को हुआ था। इसमें रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में ब्रिटिश सेना ने बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला को हराया था और इस युद्ध में भारत में ब्रिटिश नींव रखी गई थी, ठीक है। अगला सवाल बनता है आप सभी का कि केंद्र जांच ब्यूरो यानी कि CBI के वर्तमान महानिदेशक कौन। आपसे प्रवीण सूद जो है इसके वर्तमान निदेशक है, ठीक है। तो आप सबको बता दें कि प्रवीण सूद जो है एक वरिष्ठ IPS अधिकारी हैं और जिन्होंने मई 2010 में 2 साल के कार्यकाल के लिए जो है CBI का निदेशक नियुक्त किया गया था। याद रखना, ठीक है। अगला सवाल बनता है आप सभी का कि लोकटक झील भारत के किस जिले में स्थित है। आपसे मणिपुर में दोस्तों लोकटक झील स्थित है, ठीक है। लोकटक झील के बारे में और जानते हैं तो लोकटक झील जो है वो आपको पूर्वोत्तर भारत की सबसे बड़ी मीठे झील की झील है और यह अपनी सतह पर तैरते हुए वनस्पति मिट्टी से बने द्वीपों के लिए प्रसिद्ध है जिन्हें फुमड़ी कहा जाता है। फुमड़ी कहा जाता है। दुनिया का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान केवल लामजोल नेशनल पार्क इसी झील पर स्थित है, ठीक है। अब जरा और भी सवाल देख रहे थे तो आपसे बता कंप्यूटर से भी सवाल आए थे। तो देख रहे कंप्यूटर में URL का फुल रूप क्या है। यूनिफॉर्म रिसोर्स रिकॉर्डर, यूनिफॉर्म रिसोर्स रिकॉर्डर ऑप्शन नंबर डी हो जाए, ठीक है। अब अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या बनता है बच्चों आप सभी का कि संविधान का जनक किसे कहा था। सिंपल सवाल आपसे को दौरान डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर संविधान का जनक कहा जाता है बच्चों, ठीक है। अब जरा अगला सवाल पे बढ़ते हैं। आपको बता दें डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की मसौदा समिति के अध्यक्ष थे, ठीक है। संविधान की मसौदा समिति ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष थे और संविधान के निर्माण में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका के कारण उन्हें भारतीय संविधान का जनक भी कहा जाता है, ठीक है। अगला सवाल बनता है आप सभी का कि सूर्य का अध्ययन करने के लिए भेजे गए भारत के पहले सौर मिशन का नाम क्या था। उसको आदित्य L1 इसका नाम है बच्चों, ठीक है। आपको बता दें कि आदित्य L1 इसरो द्वारा लॉन्च किया गया भारत का पहला गैर सौर मिशन है और इसका उद्देश्य सूर्य के कोरोना और उत्सर्जन और सौर हवाओं का अध्ययन करना है और इसे लैग्रेंज पॉइंट यानी कि लैग्रेंज पॉइंट 1N यानी कि L1 भी स्थापित किया गया, ठीक है। अगला सवाल बनता है आप सभी का कि भारत का राष्ट्रपति बनने की न्यूनतम आयु कितनी है। आपसे उत्तर होगा 35 वर्ष होना जरूरी है राष्ट्रपति बनने के लिए, ठीक है। आपसे बता दें कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 58 के अनुसार, ठीक है, 58 के अनुसार दोस्तों राष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार की न्यूनतम आयु जो 35 वर्ष होनी चाहिए और इसके अलावा उसे भारत का नागरिक और लोकसभा का सदस्य चुने जाने की योग्य होना चाहिए, ठीक है। लोकसभा के लिए 25 वर्ष और राज्यसभा के लिए 30 वर्ष न्यूनतम आयु है। अब जरा तीसरे में क्या और भी क्वेश्चन आए थे देख लेते हैं। वो आप सभी को बता दें के अलावा हम लोग 50 क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है। तो 25 क्वेश्चन कवर हो गए। तो कोशिका का पावर हाउस यानी पावर ऑफ द शेल किसे कहा जाता है। आपसे बोस है
माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। ठीक है, आपको पता है माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका के भीतर कोशिक के श्वसन यानी सेल्यूलर रेस्पिरेशन की प्रक्रिया द्वारा ऊर्जा उत्पन्न करता है। यह ऊर्जा एटीपी यानी कि एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट के रूप में संग्रहित होती है, इसलिए इसे कोशिका ऊर्जा घर या पावर हाउस कहा जाता है। ठीक है, अगला सवाल बनता है दोस्तों कि द्रोणाचार्य पुरस्कार किसे दिया जाता है? तो आपसे को रहेगा उत्कृष्ट कोच यानी आउटस्टैंडिंग कोच को दोस्तों द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया जाता है। आपसे को बता दें कि द्रोणाचार्य पुरस्कार भारत सरकार द्वारा खेल और एथलेटिक्स में उत्कृष्ट प्रशिक्षकों यानी कोच को दोस्तों उनके योगदान के लिए दिया जाने वाले एक प्रतिष्ठित सम्मान है। ठीक है, और सवाल बनता है दोस्तों कि श्रीनगर को लेह से जोड़ने वाला प्रमुख दर्रा कौन सा? जोजिला दर्रा। ठीक है, जो कि दौरा 21 में दोबारा क्वेश्चन पूछा जा चुका। ठीक है, तो जोजिला दर्रा जो है वो हिमालय का एक प्रमुख दर्रा है जो केंद्र और शासित प्रदेश के लद्दाख के कारगिल जिले में स्थित है और यह कश्मीर घाटी को इसके पश्चिम में दरास और सूरी घाटियों से जोड़ता है और श्रीनगर और लेह को एक बीच एक महत्वपूर्ण संपर्क मार्ग भी है। ठीक है, अगला सवाल बनता है आप सभी का शिफ्ट बन से ही है कि भारतीय संविधान में कुल कितने मौलिक कर्तव्य हैं? तो आपसे फंडामेंटल ड्यूटीज के बारे में बताना, तो टोटल 11 फंडामेंटल ड्यूटीज है। ठीक है, आपको बता दें कि मूल संविधान में मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख नहीं था, इन्हें 1976 में यानी 1976 में 242वें संशोधन द्वारा जो है सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर जोड़ा गया था, तब इनकी संख्या 10 थी। बाद में 2002 में दोस्तों 86वें संविधान संशोधन द्वारा 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया और जो 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा के अवसर प्रदान करने की से संबंधित है। ठीक है, और सवाल बनता है दोस्तों कि बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या था? आपसे कुछ रहेगा NaHCO3 दोस्तों बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र है। आपको बता दें बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम जो है सोडियम बाइकार्बोनेट है और इसका उपयोग जो मुख्य रूप से बेकिंग यानी कि केक और ब्रेड बनाने में और एक एंटासिड के रूप में भी किया जाता है। ठीक है, तो Na2CO3 को वॉशिंग सोडा यानी धोने का सोडा भी कहते हैं। और सवाल बनता है आपसे कि अर्थशास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? आपको उत्तर अर्थशास्त्र का जनक जो है एडम स्मिथ को कहा जाता है। ठीक है, आपसे को बता दें कि एडम स्मिथ जो है एक स्कॉटिश अर्थशास्त्री और दार्शनिक थे, जिन्होंने आधुनिक अर्थशास्त्र का जनक माना जाता है। ठीक है, उनकी प्रसिद्ध पुस्तक द हेल्थ ऑफ नेशन यानी कि 1776 में अर्थशास्त्र की नींव रखी। ठीक है, अब अगला सवाल देखते हैं आप सभी का। अगला सवाल बनता है कि सैंडल पीक नेशनल पार्क भारत के किस राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? आपसे उत्तर हो जाएगा अंडमान निकोबार में दोस्तों यह स्थित है। ठीक है, आपको बता दें कि सैल्डल पीक नेशनल पार्क अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है और सैंडल पीक 732 मीटर इस द्वीप में समूह की सबसे ऊंची चोटी भी है। ठीक है, आपको बता दें अगला सवाल बनता है कुचिपुड़ी किस भारतीय राज्य का शासकीय नृत्य? आपसे उत्तर हो जाएगा ये आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य। ठीक है, आपको बता दें कुचिपुड़ी उत्पत्ति आंध्र प्रदेश के कृष्णा जिले के कुचिपुड़ी नामक गांव में हुई थी और यह भारत के 8 प्रमुख शास्त्रीय नृत्यों में से एक है। ठीक है, अगला सवाल बनता है आप सभी का दिल्ली सल्तनत से है कि दिल्ली सल्तनत में गुलाम वंश यानी कि स्लेव डायनेस्टी का संस्थापक कौन था? आपसे कुतुबुद्दीन ऐबक। ठीक है, आपको बता दें कि कुतुबुद्दीन ऐबक जो है मोहम्मद गौरी का गुलाम और सेनापति था। गौरी की मृत्यु के बाद उसने 1606 ईस्वी में जो दोस्तों दिल्ली सल्तनत के पहले राजवंश और गुलाम वंश की स्थापना किया और उसने ही कुतुब मीनार का निर्माण भी शुरू करवाया था। ठीक है, अब साइंस से क्वेश्चन क्या है कि विद्युत धारा की इकाई क्या है? आपसे उत्तर एम्पियर दोस्तों विद्युत धारा की इकाई है। तो आपको बता दें कि एम्पियर विद्युत धारा को मापने की एसआई मूल इकाई है। बोल्ट विभवांतर क्या है? बोल्ट अभी बोल्ट जो है वो शक्ति की और ओम जो है वो विद्युत प्रतिरोध की इकाई याद रखना ये सब आपको। ठीक है, और सवाल बनता है दोस्तों कि 2025 का ऑस्ट्रेलियन ओपन पुरुष एकल खिताब किसने जीता? सबसे होगा कार्लोस अल्कराज। ठीक, और कार्लोस अल्कराज दोस्तों स्पेन के टेनिस खिलाड़ी हैं और 2025 का ऑस्ट्रेलियन ओपन पुरुष एकल खिताब फाइनल जीता है और ऑस्ट्रेलियन ओपन वर्ष के 4 ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट से पहला है। ठीक है, और सवाल बनता है आपसे कि किस अधिनियम को बिना अपील बिना वकील बिना दलील का कानून कहा गया था? तो आप सभी को बताना है ये जो था आप सभी का रॉलेट एक्ट 1919 रॉलेट एक्ट 1919 को दोस्तों बिना अपील बिना वकील बिना दलील का कानून कहा गया था। ठीक है, इसके बारे में और जानते हैं आपसे बता रॉलेट एक्ट को काला कानून भी कहा जाता है। इसके तहत जो ब्रिटिश सरकार को यह अधिकार दिया गया था कि वह किसी भी भारतीय पर बिना मुकदमा चलाए उसे जेल में बंद कर सकती है। इसी के विरोध में जलियांवाला बाग में सभा आयोजित की गई थी। ठीक है, अगला सवाल बनता है दोस्तों कि मिजोरम की राजधानी क्या? आपसे को आइजोल दोस्तों इसका राजधानी। ठीक है, ये आपको पूर्वोत्तर भारत के राज्य मिजोरम की राजधानी और कोहिमा नागालैंड की है। याद रखना कोहिमा जो है वो किसकी है? वो नागालैंड की। और इम्फाल जो मणिपुर की है और अगरतला जो है त्रिपुरा की। याद रखना। ठीक है, और सवाल बनता है आप सभी का शिफ्ट नंबर 3 से है कि केंद्र सरकार राज्यों के बीच विवादों को निपटारा करने का अधिकार किस न्यायालय के पास है? तो आपसे उत्तर होगा ये आप सभी को उत्तर हो जाएगा आप सभी को भारत का सर्वोच्च न्यायालय के पास दोस्तों केंद्र और राज्य के बीच दिखाता है। ठीक है, तो आप सभी को बता दें इसके बारे में और जानते हैं कि आपको बता दें कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 131 के अनुसार जो केंद्र और एक या एक से अधिक राज्यों के बीच किसी भी विवाद पर निर्णय लेने का मूल अधिकार यानी कि ओरिजिनल
जुरिडिक्शन केवल सर्वोच्च न्यायालय के पास ही होता है भारत के। ठीक है, अगला सवाल बनता है कि मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यानी लार्जेस्ट ग्रंथ कौन सी? तो आपसे उत्तर होगा यकृत यानी कि लीवर। ठीक है, आपको बता दें कि ये मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है और इसका वजन लगभग 1.5 किलो होता है। ठीक है, यह शरीर में पित्त यानी वाइल का उत्पादन करता है, विषहरण यानी कि डेक्टोसिफिकेशन और चाय पचाई यानी कि मेटाबॉलिज्म जैसे 500 अधिक महत्वपूर्ण कार्य करता है। ये तो सोच सकते हैं बहुत बड़ा ग्रंथ है ये। ठीक है, अगला सवाल 40 नंबर सवाल बनता है आपसे, कौन सा रक्त समूह जो है सार्वभौमिक दाता यानी कि यूनिवर्सल डोनर? तो आपसे उत्तर रहेगा ओ वाला दोस्तों ए को भी दे सकता है, ए बी को भी दे सकता है खून, और बी वाले को भी दे सकता है। तो ये बहुत अच्छा यूनिवर्सल डोनर भी इसको कहा जाता है। ठीक है, अगला सवाल बनता है आपसे यहाँ जैसे देख सकते रक्त समूह को जो सार्वभौमिक दाता कहा जाता है क्योंकि इसकी लाल रक्त कोशिकाएं पर कोई ए बी एंटीजन नहीं होता, इसलिए इसे किसी भी रक्त समूह वाले व्यक्ति को दिया जा सकता है। विशेष रूप से ओ नेगेटिव रक्त समूह असली सार्वभौमिक दाता होता है, या ठीक, और पॉजिटिव थोड़ा सा गड़बड़ा आता है। ठीक है, अगला सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल क्या बच्चों? अगला सवाल आप सभी का बनता है कि गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? आपसे गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश जो सारनाथ में दिया था। ठीक है, ज्ञान की प्राप्ति के बाद गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश वाराणसी के पास सारनाथ में दिया था और अपने 5 शिष्यों को दिया था। ठीक है, इस घटना को धर्म चक्र परिवर्तन कहा गया, इन कानून के पहिये को घुमाना कहा जाता है। ठीक है, अगला सवाल बनता है आप सभी का कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद वित्त आपातकाल यानी कि फाइनेंशियल इमरजेंसी से संबंधित है? आपको बताना है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद जो वित्त आपातकाल से संबंधित है। तो आप सभी को उत्तर हो जाएगा ये आप सभी का अनुच्छेद 360 है। अनुच्छेद 360 राष्ट्रपति वित्त आपातकाल की घोषणा करने का अधिकार देता है और यदि किसी स्थिति उत्पन्न हो गई जिससे कि भारत की वित्त स्थिरता या साख को खतरा, भारत में आज तक कभी भी वित्त आपातकाल नहीं लगाया गया है। अगला सवाल है पंचतंत्र की कहानियों का संकलन किसने किया था? आपसे उत्तर विष्णु शर्मा ने किया था। पंचतंत्र संस्कृत में लिखी गई पशु दंत कथाओं का एक प्राचीन भारतीय संग्रह है और माना जाता है कि इसकी रचना जो पंडित विष्णु शर्मा ने राजकुमारों को नीति सिखाने से उद्देश्य से की थी। अगला सवाल है कि नर्मदा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो आपसे उत्तर अमरकंटक में दोस्तों नर्मदा नदी का उद्गम स्थल है। ठीक है, आपसे बताते हैं कि नर्मदा नदी जो है वो जिसे रेवा भी कहा जाता है, मध्य प्रदेश के अमरकंटक पठार से निकलती है और यह भारत की उन प्रमुख नदियों में से एक है जो पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है और अरब सागर में मिल जाती है। ठीक है, अगला सवाल बनता है भारत की प्रथम पंचवर्षीय योजना यानी कि जो कि 1951 से 56 का मुख्य फोकस किस पर था? आपसे कृषि के विकास पर था मुख्य फोकस पहला जो था। ठीक है, भारत की पहली पंचवर्षीय योजना जो है देश की कृषि के क्षेत्र पर केंद्रित थी और इसका मुख्य उद्देश्य विभाजन के बाद उत्पन्न हुए खाद्यान्न संकट का समाधान करना और मुद्री स्मृति को नियंत्रित करने का था। यह योजना हैरोल्ड डोमर मॉडल पर आधारित थी, हैरोल्ड डोमर मॉडल पर आधारित थी, याद रखना आप सभी को। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या है दोस्तों कि बॉक्साइट की धातु का एस के आपसे को बॉक्साइट जो आपसे एल्युमिनियम का एक्स है। ठीक है, इसके बारे में और जानते आपसे को बॉक्साइट जो है एल्युमिनियम का मुख्य एस का एल्युमिनियम एक हल्की और जंगरोधी धातु है जिसका उपयोग हवाई जहाज, बर्तन और स्वचालित पूजों के निर्माण में व्यापक रूप से किया जाता है। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं आप सभी का कि डूरंड रेखा यानी कि डूरंड रेखा किन देशों के बीच की सीमा आपसे को पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच की रेखा को दोस्तों डूरंड रेखा कहा जाता है। ठीक है, आप सभी को बता दें कि डूरंड रेखा जो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच की अंतर्राष्ट्रीय सीमा है और इसे 1893 में ब्रिटिश भारत और अफगानिस्तान के बीच की निर्धारित किया गया था। 1893 अंग्रेजों के समय में दोस्तों इस रेखा को बनाया गया था। भारत के विभाजन के बाद यह पाकिस्तान और अफगानिस्तान की सीमा बन गई है। ठीक है, और सवाल बनता है आपसे भारत राष्ट्र कांग्रेस यानी कि INC के पहले अध्यक्ष कौन थे? आपसे उत्तर हो जाएगा ये आप सभी का एहो ह्यूम था। ठीक है, सॉरी व्योमेश चंद्र बनर्जी थे। INS के पहले अध्यक्ष कौन थे? व्योमेश चंद्र बनर्जी। ठीक है, भारत राष्ट्र कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुई थी और ये एओहिम के द्वारा की गई। तो इसके पहले अधिवेशन की अध्यक्षता जो व्योमेश चंद्र बनर्जी ने की थी जो बॉम्बे में आयोजित हुआ था। ठीक है, 49वां सवाल है कि वर्ष 2023 में 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार किससे प्रदान किया गया? तो आपसे उत्तर हो जाएगा गुलजार और जगरुद्दू राम भट्टाचार्य को दोस्तों 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार सम्मानित किया गया। ठीक है, आपसे बता दें कि ज्ञानपीठ पुरस्कार भारत का सर्वोच्च साहित्यिक सम्मान है और 2023 के लिए यह पुरस्कार संयुक्त रूप से प्रसिद्ध उर्दू कवि और गीतकार गुलजार और प्रसिद्ध संस्कृत विद्वान जगरुद्दू राम भट्टाचार्य को प्रदान किया गया था। ठीक है, सिर्फ जगह तीसरे से सवाल के भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों यानी फंडामेंटल राइट्स की अवधारणा किस देश से ली गई? तो आपसे उत्तर आप सभी का USA यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका से ली गई है। आपसे को बता दें कि मौलिक अधिकारों का विचार संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से प्रेरित और यह अधिकार संविधान के भाग 3 में जो कि अनुच्छेद 12 से 35 में निहित है। इन्हें भारत का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है, मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। आपसे आज का लास्ट सवाल जो कि आपके शिफ्ट में पूछा गया था कि बहुमंडलीय
बहुमंडल यानी कि एटमॉस्फेयर दाब को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? आपसे उत्तर होगा बैरोमीटर का उपयोग किया जाता है दोस्तों वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए, याद रखना आप सभी को, ठीक है। तो टोटल आपको बता दें कि बैरोमीटर का उपयोग जो वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए किया जाता है और वायुमंडल दाब में परिवर्तन से मौसम में जो है अल्पकालिक परिवर्तनों का पूर्वानुमान लगाने में मदद मिलती है। और एमीटर से विद्युत धारा, हाइग्रोमीटर से आर्द्रता, इलेक्ट्रोमीटर से दूध की याद रखना आप सीखो कि बैरोमीटर का उपयोग जो वायुमंडल को तापमान में किया जाता है और वायुमंडल में परिवर्तन से मौसम में अल्पकालिक परिवर्तनों को पूर्वानुमान लगाने में मदद मिलती है, ठीक है। आपको बता दें कि विद्युत धारा को मापने के लिए एमीटर का इस्तेमाल किया जाता है, वहीं आर्द्रता को मापने के लिए हाइग्रोमीटर का इस्तेमाल किया जाता है, और वहीं दूध लैक्टोमीटर से दोस्तों दूध की शुद्धता को मापने के लिए किया जाता है, याद रखना आप सभी को, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, छोटी।